हेलो एवरीवन। इस नेचुरल फेनोमेना में हम देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहे हैं और वाटर के ट्रैवल कर रहे हैं वाटर के सरफेस पर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व करने कहा जा रहा है। ओके, वी कैन सी हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है वेव्स को और बबल्स को जो भी पानी के सतह पर बन रहे हैं रेन ड्रॉप के फॉल करने के कारण। ओके, सो हम इसमें से एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो डिस्टरबेंस है, जो भी डिस्टरबेंस पैटर्न बन रहा है वाटर के सरफेस पर, यानी कि पानी के सतह पर जो डिस्टरबेंस पैटर्न बन रहा है वो सर्कुलर है। ओके, सो यह जो डिस्टरबेंस पैटर्न है ये सर्कुलर है। ये किस कारण से सर्कुलर? ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के कारण से सर्कुलर है। ओके, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के कारण सर्कुलर है और इसके कारण जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल, और ऐसा होने के कारण जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल कर रहा है सेम स्पीड में इन ऑल डायरेक्शंस। क्योंकि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वेव का जो स्पीड है, ठीक है, जो एक सेकंड, जो वेव का जो स्पीड है, वेव स्पीड जो है v, ओके, यह जो है यह एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होने के कारण, ठीक है, लिक्विड में जब भी वेव का मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है कि वेव का स्पीड जो है वह सेम होता है एवरी डायरेक्शन में, इस कारण से ये ऑप्शन सही है। अब आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है अगर उसकी बात करें तो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो है वह किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर कुछ है, जैसे लिक्विड है, तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में सारे एक्सिस पर, दैट इज -x +x +y -y, सबके केस में क्या होता है, सबके केस में जो वेव का स्पीड अगर 1 मीटर इन प्लस y एक्सिस हो रहा है तो 1 मीटर इन प्लस x एक्सिस भी होगा, और -1 इन केस ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, 1 रहेगा हमेशा, और वह x एक्सिस या -x एक्सिस माइनस प्लस या -y z एक्सिस एवरी एक्सिस में सेम होगा। तो दैट इज आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन अब एनालाइज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हम देख रहे हैं waves generated by falling raindrop on the water surface are longitudinal। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो वेव जो डेवलप कर रहे हैं रेन ड्रॉप्स के कारण, जो वेव्स डेवलप हो रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल हैं। तो हमें बताना है कि जो वाटर सरफेस पे जो वेव्स बन रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल हैं या फिर वह ट्रांसवर्स हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो जो वेव्स होते हैं ये क्या होता है, वेव्स क्या होता है एक्चुअली, वेव्स जो होता है वो एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। ओके, डिस्टरबेंस जो हम किसी भी मीडियम में देख पाते हैं, और वह मीडियम कहाँ होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब कोई मीडियम जब इक्विलिब्रियम में होता है उस समय जो उसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है उसी को बोलते हैं वेव्स। ओके, सो अब ये वेव्स जो होता है यह भी 2 तरह का होता है। पहला तो होता है ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रिंग में जो वेव्स होता है वो एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का। और इसके केस में क्या होता है, जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। ओके, सेकेंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा होता है, इसमें जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो इक्वल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ वेव। ओके, सो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। ओके, सो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। अब जब बात आती है, ये रियली इट इज रियली टिपिकल क्वेश्चन, ये
थोड़ा टफ क्वेश्चन है। वाटर के सरफेस पर ये एक स्पेशल केस होता है कि वाटर के सरफेस में ये ट्रांसवर्स वेव भी होता है और साथ में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, इसको कोई भी आसानी से नहीं बना सकता है। इसको यूजुअली लोग या तो ट्रांसवर्स चुन लेंगे या लॉन्गिट्यूडनल चुन लेंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, ये एक ऐसा वाटर सरफेस पर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनता है और उसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मूव करते हैं। पार्टिकल्स सर्कुलर मूव करते हैं, जहां से शुरू हुए वहीं से खत्म हो गए। तो सेकंड ऑप्शन जो है यह गलत है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है गलत हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि दो वेव्स मीट करेंगे जब, तो वो एक दूसरे से मोमेंटरली जुड़ जाएंगे। मोमेंटरली मतलब एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए ये क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे और उसके बाद देन कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर। और उसके बाद फिर वो जैसे मूव कर रहे थे, उसके बाद वो जैसे मूव कर रहे थे वैसे मूव करने लगेंगे। जैसे एक वेव ऐसे चला और दूसरा वेव ऐसे चला, तो जिस समय ये दोनों कॉलिजन किया उस समय ये मोमेंटरली एड अप हुआ और उसके बाद फिर जैसे मूव कर रहा था वैसे मूव करने लगा। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि ऐसा होता है इन केस ऑफ वेव मोशन। ओके, कि जब दो वेव्स मीट करते हैं तो वो मोमेंटरली ऐड होते हैं और वह उसके बाद मूव फॉरवर्ड करते हैं बिना एक दूसरे से अफेक्ट हुए। ये एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरइम्पोजिशन ऑफ वेव। ओके, सो थर्ड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। और जो डी नंबर है वो क्या कह रहा है, एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह जो ऑप्शन है ये आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स से। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से जो ऑप्शन आया है तो अब हम इसका आंसर भी फ्लूइड मैकेनिक्स से ही निकालेंगे। तो कोई भी जो बबल होता है, ये अगर एक बबल है तो इसका यह एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ लग रहा है और यह जो लिक्विड है यह इनर स्पेस पर भी यह एक फोर्स लगा रहा है। तो इस लिक्विड के कारण इनर स्पेस पे जो फोर्स लग रहा है, इस कारण से जो प्रेशर है इनसाइड वो ऑलवेज ग्रेटर होता है प्रेशर आउटसाइड से। इसलिए क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछता है एक्सेस प्रेशर बताइए, तो P एक्सेस इज इक्वल टू P इन माइनस P आउट। ये फॉर्मूला है बबल के केस के लिए। ठीक है, जहां इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 4T/R के बराबर होता है, जहां R जो है वो बबल का रेडियस है, यहाँ हम देख सकते हैं बबल का रेडियस है, और जो T है वो सरफेस टेंशन है। और इस कारण से P इन जो है ये किसके बराबर हुआ, P इन हो गया P आउट प्लस P एक्सेस। ओके, विच इज सो इससे हम लोग को पता चल गया कि जो P आउट है वह P इन से छोटा है और इनसाइड का प्रेशर जो है हमेशा बड़ा है। ये बात हमें पता चल गया और इस तरह से हमें पता चला कि जो फोर्थ ऑप्शन है यह भी गलत है। ओके, यह जो फोर्थ ऑप्शन है यह भी क्या है, गलत है। ओके, फोर्थ गलत, फर्स्ट सही, सेकंड गलत और ये सही। तो इसमें ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। So hope you understand all the concepts that is hidden in this question. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे, जैसे इसमें कुछ टफ क्वेश्चन थे। टफ में कौन कौन सा है, पहला तो ये ऑप्शन नंबर बी टफ था, ये मोस्टली ठीक था और यह तो इजी था, यह भी ओके था। ठीक है, तो हमने यह क्वेश्चन 18th स्क्रीनिंग टेस्ट का जो वीडियो था उसके क्वेश्चन को डील किया। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय।